आज हम इस पॉडकास्ट में आधुनिक विश्व में चरवाहों के बारे में समझेंगे। कभी सड़क से गुजरते हुए भेड़ों और बकरियों का विशाल झुंड देखा है? और उनके साथ चलते हुए कुछ लोग जो मौसम की परवाह किए बिना मीलों का सफर तय करते हैं। क्या कभी सोचा है कि ये कौन है, कहाँ से आते हैं, कहाँ को जाते हैं? इनकी दुनिया हमारी दुनिया से कितनी अलग है और क्यों इतिहास की किताबों ने इनके पन्नों को अक्सर खाली छोड़ दिया? आज की हमारी चर्चा इन्हीं घुमंतू चरवाहों की दुनिया पर है। ये कहानी संतुलन और उसके टूटने की है। हम पहले उस दुनिया को समझेंगे जहां इंसान और प्रकृति एक लय में चलते थे, और फिर देखेंगे कि कैसे कुछ कानूनों और सरहदों ने उस लय को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। और ये सिर्फ कुछ समुदायों की कहानी नहीं है। ये असल में प्रकृति, इंसान और बदलते समय के बीच के एक बहुत ही नाजुक रिश्ते की कहानी है। हम भारत के ऊंचे पहाड़ों से लेकर अफ्रीका के विशाल मैदानों तक का सफर करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों ने आधुनिक दुनिया की चुनौतियों का सामना कैसे किया। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के पहाड़ों से। पहाड़ों की बात करें तो सबसे पहले हिमालय का ख्याल आता है। वहाँ जम्मू और कश्मीर के गुजर बकरवाल जैसे कई चरवाहा समुदाय रहते हैं। इनकी जिंदगी का एक तयशुदा सालाना चक्र होता है ना? हाँ, और ये चक्र कोई मामूली नहीं बल्कि आप कह सकते हैं कि मौसम और प्रकृति के साथ तालमेल का एक अद्भुत उदाहरण है। गुजर बकरवाल जो हैं वो भेड़ बकरियों के बड़े बड़े झुंड पालते हैं और उनकी पूरी जिंदगी एक तरह की वार्षिक यात्रा पर ही टिकी है। मतलब सर्दियों में वो नीचे आ जाते होंगे। हाँ, सर्दियों में जब हिमालय की ऊंची चोटियां बर्फ की चादर ओढ़ लेती हैं तो ये अपने जानवरों के साथ शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आ जाते हैं। यहाँ की सूखी झाड़ियां ही इनके जानवरों का चारा बनती हैं। और फिर जैसे ही मौसम बदलता है ये वापसी की तैयारी करते होंगे। लेकिन ये सफर खासकर पूरे परिवार और हजारों जानवरों के साथ आसान तो नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। अप्रैल के अंत तक जब बर्फ पिघलने लगती है तो वे उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं, जिसे काफिला कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी तैयारी होती है। कई परिवार एक साथ मिलकर पीर पंजाल के खतरनाक दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंचते हैं। अच्छा। गर्मी आते आते पहाड़ हरी भरी, मुलायम और पौष्टिक घास से ढक जाते हैं। ये घास उनके जानवरों के लिए किसी दावत से कम नहीं होती। फिर सितंबर के अंत तक जैसे ही ठंड की आहट होती है वे फिर से शिवालिक की ओर लौटना शुरू कर देते हैं। तो ये सिर्फ जानवरों को खिलाने का एक तरीका नहीं था, बल्कि जमीन को जिंदा रखने का भी एक विज्ञान था। जब वे एक जगह से चले जाते तो चरागाहों को फिर से पनपने का मौका मिल जाता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही बात हमें हिमाचल प्रदेश के गद्दी चरवाहों में भी देखने को मिलती है। उनका भी मौसमी चक्र लगभग वैसा ही है। सर्दियां शिवालिक में और गर्मियां लाहौल और स्पीति के ऊंचे मैदानों में। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि गद्दी सिर्फ चरवाहे नहीं हैं। अच्छा, मैंने भी पढ़ा है कि वे किसान भी थे। बिल्कुल सही। ये एक बहुत जरूरी बात है। उनका काफिला सिर्फ चारे की तलाश नहीं था, ये उनके दो घरों के बीच की यात्रा थी। वे रास्ते में रुककर अपनी खरीफ की फसल काटते थे और रबी की फसल बोते थे। वाह, मतलब एक तरह की मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। हाँ, इससे उनकी निर्भरता सिर्फ जानवरों पर नहीं रहती थी, ये उन्हें हर मौसम में सहारा देती थी। और उनकी ये आवाजाही सुनिश्चित करती थी कि किसी भी एक चरागाह का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ना हो। तो पहाड़ों की ये कहानी दिखाती है कि कैसे ऊंचाई और मौसम जीवन की लय तय करते हैं। लेकिन जब हम नीचे पठारों पर आते हैं तो वहाँ चुनौतियाँ अलग हैं और उनके समाधान भी उतने ही अनोखे हैं, जैसा कि हम महाराष्ट्र के धंगार समुदाय में देखते हैं। हाँ, धंगार महाराष्ट्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है। 20वीं सदी की शुरुआत में इनकी आबादी लगभग 4.5 लाख से ज्यादा थी। मानसून के दौरान वे महाराष्ट्र के मध्य पठार पर रहते हैं, जो एक अर्धशुष्क यानी सेमी एरिड इलाका है, जहाँ बारिश कम होती है। बिल्कुल। बारिश कम और जमीन भी ज्यादा उपजाऊ नहीं है, तो वे बाजरा जैसी मोटी और सूखी फसलें उगाते हैं। और मानसून के बाद जब पठार पर सब कुछ सूख जाता होगा तब वे क्या करते थे? तब उनकी यात्रा का दूसरा चरण शुरू होता था। अक्टूबर आते आते वे बाजरा काटते और अपने झुंड लेकर पश्चिम की ओर कोंकण के उपजाऊ इलाके के लिए निकल पड़ते। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोंकण के किसान उनका बेसब्री से इंतजार करते थे। क्यों? आमतौर पर तो किसानों और चरवाहों में चरागाहों को लेकर तनाव रहता है। यहाँ मामला उल्टा था। कोंकण के किसान खरीफ की फसल काट चुके होते थे,
धंगारों के झुंड उनके खेतों में बची हुई ठूंठ को खाते और जमीन को साफ कर देते थे। और सबसे बड़ी बात, उनके जानवर खेतों में गोबर करके जमीन को अगली फसल के लिए प्राकृतिक खाद दे देते थे। बिल्कुल, प्राकृतिक खाद। वाह, मतलब एक तरह का सौदा था। चरवाहों को चारा मिला और किसानों को खाद। ये सिर्फ एक सौदा नहीं था, बल्कि उस जमाने का एक शानदार सस्टेनेबल मॉडल था। बदले में कोंकणी किसान उन्हें चावल देते थे, जिसे धंगार वापस अपने पठार पर ले जाते थे, जहां अनाज की कमी होती थी। ये तो दो अलग अलग इकोलॉजिकल जोन के बीच एक अद्भुत सिम्बायोटिक रिश्ता था, जो बिना किसी सरकारी योजना के चल रहा था। सही कहा। और जैसे ही मानसून शुरू होता, वे वापस पठार पर लौट आते, क्योंकि भेड़ें कोंकण की नमी वाली हवा बर्दाश्त नहीं कर सकती। वाकई, ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे दो अलग अलग समुदाय एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हुए पर्यावरण का भी ध्यान रख रहे थे। चलिए, श्रोताओं से एक सवाल पूछते हैं। क्या आज के दौर में, जहां सब कुछ बाजार पर निर्भर है, ऐसे आपसी सहयोग के उदाहरण देखने को मिलते हैं? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ये पैटर्न सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं था। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में गोला, कुरुमा और कुरुबा समुदाय थे। गोला मवेशी पालते थे, कुरुमा और कुरुबा भेड़ बकरियां पालते थे और हाथ से बुने कंबल बेचते थे। वे भी मौसम के हिसाब से घूमते थे। और राजस्थान के रायका समुदाय का क्या? हाँ, राजस्थान के रेगिस्तान में रायका समुदाय को देखिए। मारू रायका ऊंट पालने के लिए जाने जाते थे, जबकि दूसरे समूह भेड़ बकरी पालते थे। मॉनसून में वे अपने गांवों में रहते, लेकिन अक्टूबर तक जब चरागाह सूख जाते तो वे भी पानी और चारे की तलाश में दूर दूर तक निकल जाते। तो इन सभी उदाहरणों से एक बात साफ है कि इन समुदायों का जीवन अव्यवस्थित नहीं, बल्कि बेहद सुनियोजित था। उनके पास सदियों का ज्ञान था कि किस मौसम में कहाँ जाना है, कहाँ पानी मिलेगा, और सबसे जरूरी, स्थानीय किसानों के साथ संबंध कैसे बनाए रखने हैं ताकि दोनों का फायदा हो। लेकिन ये जो संतुलन था, ये हमेशा कायम नहीं रहा। फिर आया औपनिवेशिक शासन, यानी ब्रिटिश राज, और इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चरवाहों की जिंदगी पर इसका क्या असर हुआ? इसका असर बहुत गहरा और ज्यादातर नकारात्मक था। अंग्रेज सरकार की सोच बिल्कुल अलग थी। उनकी पहली प्राथमिकता थी ज्यादा से ज्यादा लगान यानी रेवेन्यू वसूलना, और लगान आता था खेती से। इसलिए वे हर उस जमीन को खेती के लायक बनाना चाहते थे जिस पर खेती नहीं हो रही थी। मतलब चरवाहों के चरागाह उनकी लेजर में बेकार जमीन थे। बिल्कुल। उन्होंने चरागाहों को बंजर भूमि यानी वेस्टलैंड घोषित कर दिया। उनके हिसाब से जिस जमीन से न फसल उग रही है, न लगान मिल रहा है, वो बेकार है। उन्होंने बंजर भूमि नियम बनाए और इन जमीनों को कुछ चुनिंदा लोगों को देकर वहां खेती को बढ़ावा दिया। तो इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि चरवाहों के चरागाह तेजी से सिकुड़ने लगे। हाँ, और सिर्फ चरागाही नहीं, जंगलों पर भी पाबंदियां लगाई गई। अच्छा, वो वन कानूनों के जरिए? हाँ, ये दूसरा बड़ा हमला था। अंग्रेजों ने फॉरेस्ट एक्ट्स लागू किए। उन्होंने देवदार और साल जैसी कीमती लकड़ी वाले कई जंगलों को आरक्षित यानी कि रिजर्व्ड घोषित कर दिया। इन जंगलों में चरवाहों का आना जाना पूरी तरह बंद कर दिया गया। और बाकी जंगल? कुछ दूसरे जंगलों को संरक्षित यानी प्रोटेक्टेड बनाया गया, जहां कुछ अधिकार तो दिए गए, लेकिन उनकी आवाजाही पर कड़ी निगरानी और नियम लगा दिए गए। लेकिन अंग्रेजों की सोच में क्या कोई विरोधाभास नहीं था? एक तरफ वो कहते थे कि चरवाहे जंगलों को बर्बाद करते हैं, जबकि ये समुदाय तो सदियों से उन्हीं जंगलों के साथ रहते आए थे। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। औपनिवेशिक अधिकारियों का मानना था कि जानवरों के चरने से छोटे पौधे और नई कोंपलें नष्ट हो जाती हैं और नए पेड़ नहीं उग पाते। उन्होंने इन समुदायों की पारंपरिक इकोलॉजिकल समझ को देखा ही नहीं, या शायद देखना ही नहीं चाहा। उनके लिए जंगल सिर्फ लकड़ी का स्रोत थे। तो अब परमिट लेना पड़ता था उन्हें? हाँ, अब चरवाहों को जंगलों में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था, जिसमें उनके आने जाने का समय और दिन तय होते थे। अगर वे तय समय से ज्यादा रुकते तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाता था। और इन सब के ऊपर एक ऐसा कानून था जो आज भी बहुत चौंकाने वाला लगता है, आपराधिक जनजाति अधिनियम। हाँ, 1871 का क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ये शायद सबसे अन्यायपूर्ण कानूनों में से एक था। अंग्रेज अधिकारी घुमंतू लोगों पर शक करते थे। उनकी नजर में जो लोग एक जगह बसे हुए थे, वे शांतिप्रिय और काबू में रखने लायक थे, लेकिन जो लोग घूमते फिरते थे, उन्हें वे अविश्वसनीय और अपराधी मानते थे। इस कानून के तहत क्या किया गया? इस कानून के तहत कई दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहा समुदायों को जन्म से ही अपराधी घोषित कर दिया गया।
जन्म से ही? मतलब किसी ने कोई अपराध किया हो या ना किया हो, सिर्फ एक खास समुदाय में पैदा होने की वजह से उसे अपराधी मान लिया गया? जी हाँ, सोचकर देखिए, आप सुबह उठते हैं और आपको पता चलता है कि सिर्फ आपके समुदाय में जन्म लेने की वजह से आप और आपके बच्चे जन्मजात अपराधी माने जाएंगे। ये तो बहुत ही भयावह है। उन्हें बिना परमिट के अपने अधिसूचित गांवों से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी और गांव की पुलिस उन पर लगातार नजर रखती थी। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये लोगों के आत्मसम्मान और उनकी पहचान पर एक हमला था। और फिर टैक्स का बोझ भी था, है ना? बिल्कुल। अंग्रेजों ने चराई कर यानी ग्रेजिंग टैक्स लगाया। चरवाहों को हर उस जानवर पर टैक्स देना पड़ता था जिसे वो चरागाह में चराते थे। ये टैक्स बहुत तेजी से बढ़ता गया और इसे वसूलने के लिए ठेके दिए जाने लगे, जिससे चरवाहों का शोषण और बढ़ गया। ये जो पैटर्न हम भारत में देख रहे हैं, चरागाहों का सिकुड़ना, जंगलों पर पाबंदी, नए टैक्स और घुमंतू जीवन शैली को शक की नज़र से देखना, ये बहुत जाना पहचाना लगता है। क्या ये कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित थी या यही स्क्रिप्ट दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी दोहराई जा रही थी? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये स्क्रिप्ट दुनिया के कई हिस्सों में दोहराई जा रही थी, खासकर अफ्रीका में, जहां दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी रहती है। वहां भी हालात कुछ ऐसे ही थे। अफ्रीका में तो सैकड़ों चरवाहा समुदाय हैं, लेकिन आज हम वक्त की कमी के कारण सिर्फ पूर्वी अफ्रीका के मसाई समुदाय पर ध्यान देंगे, जो औपनिवेशिक नीतियों का एक बड़ा और दुखद उदाहरण है। मासाई समुदाय के बारे में बताइए। औपनिवेशिक शासन से पहले उनकी दुनिया कैसी थी? मसाई मवेशी चराने वाले लोग हैं, जो योद्धाओं के तौर पर भी जाने जाते हैं। औपनिवेशिक काल से पहले मासाई लोगों का इलाका बहुत विशाल था। ये उत्तरी केन्या से लेकर उत्तरी तांजानिया के घास के मैदानों तक फैला हुआ था। वे अपनी मर्जी से कहीं भी अपने जानवरों को चरा सकते थे। फिर बदलाव कैसे आया? बदलाव आया 1885 में, जब यूरोपीय ताकतों ने बर्लिन में बैठकर अफ्रीका का नक्शे पर बंटवारा कर लिया। मसाई भूमि को एक सीधी रेखा खींचकर 2 हिस्सों में बांट दिया गया। उत्तरी हिस्सा ब्रिटिश केन्या और दक्षिणी हिस्सा जर्मन तांगानिका में चला गया। और इसके बाद? इसके बाद जो हुआ वो और भी बुरा था। सबसे अच्छे और हरे भरे चरागाहों पर गोरे आकर बस गए और मसाइयों को दक्षिणी केन्या और उत्तरी तंजानिया के एक छोटे सूखे और बंजर इलाके में धकेल दिया गया। 1 मिनट, मतलब उनकी जमीन का कितना हिस्सा चला गया? अनुमान है कि उन्होंने अपनी लगभग 60% जमीन खो दी। 60%? हाँ, मतलब उनकी आधी से ज्यादा दुनिया उनसे छीन ली गई। और ये सिर्फ शुरुआत थी। उनकी जो पारंपरिक चरागाह भूमि बची भी थी, उसके बड़े बड़े हिस्सों को गेम रिजर्व बना दिया गया। जैसे कि केन्या में मसाई मारा और तंजानिया में सेरेंगेटी नेशनल पार्क। बिल्कुल। सेरेंगेटी नेशनल पार्क ही मासाई की 14,760 वर्ग किलोमीटर जमीन पर बनाया गया था। मतलब जिन जगहों पर वे सदियों से अपने जानवरों को चराते आए थे, वहां अब उनका प्रवेश ही प्रतिबंधित हो गया। ये तो एक अजीब विडंबना है। वन्य जीवों का संरक्षण जरूरी है, लेकिन उन लोगों का क्या जो हजारों सालों से उन्हीं वन्य जीवों के साथ रहते आए हैं? क्या इन दोनों के बीच संतुलन नहीं बनाया जा सकता था? यही सबसे बड़ा सवाल है। इन रिजर्व्स में चरवाहों को अपने जानवरों को चराने या शिकार करने की सख्त मनाही थी। इन प्रतिबंधों ने उनकी पूरी जीवन शैली को तहस-नहस कर दिया। पहले जब सूखा पड़ता था तो मासाई अपने मवेशियों को लेकर उन जगहों पर चले जाते थे जहां थोड़ी बहुत हरियाली बची हो। लेकिन अब वो एक सीमित इलाके में बंध गए थे। हाँ, एक सीमित रिजर्व में कैद हो गए थे। इसका नतीजा बहुत भयानक हुआ। सिर्फ 2 साल 1933 और 1934 के भयंकर सूखे में मासाई रिजर्व में आधे से ज्यादा मवेशी भूख और बीमारी से मर गए। और इसका उनके समाज पर क्या असर पड़ा? क्या उनका सामाजिक ढांचा भी इससे प्रभावित हुआ? बहुत गहरा असर पड़ा। मासाई समाज में पारंपरिक रूप से फैसले लेने का काम बुजुर्गों यानी एल्डर्स का था और समुदाय की रक्षा करने का काम योद्धाओं यानी वॉरियर्स का। लेकिन ब्रिटिशों ने इस व्यवस्था को कमजोर करने के लिए विभिन्न उपसमूहों के मुखिया नियुक्त कर दिए। ये मुखिया अंग्रेज सरकार के प्रति जवाबदेह थे। अच्छा, तो इससे पारंपरिक नेतृत्व कमजोर हो गया? बिल्कुल। समय के साथ ये नियुक्त किए गए मुखिया अमीर और ताकतवर हो गए, क्योंकि उनके पास मुश्किल समय में अपने जानवर खरीदने के संसाधन थे। वहीं दूसरी तरफ गरीब चरवाहे जो सिर्फ अपने पशुओं पर निर्भर थे, युद्ध और सूखे के समय अपना सब कुछ खो देते थे। उन्हें शहरों में मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। तो इससे मसाई समाज में अमीर और गरीब के बीच एक ऐसी खाई पैदा हो गई जो पहले कभी नहीं थी। तो हमने देखा कि कैसे भारत से लेकर अफ्रीका तक औपनिवेशिक कानूनों और आधुनिक सीमाओं ने चरवाहा समुदायों के जीवन को मुश्किल बना दिया।
उनके चरागाह छिन गए, उनकी आवाजाही पर रोक लगा दी गई और उनकी पारंपरिक जीवन शैली को खतरे में डाल दिया गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ नुकसान की नहीं है, बल्कि अनुकूलन और लचीलेपन की भी है। ये बहुत जरूरी है कि हम इसे भी समझें। इन सभी चुनौतियों के बावजूद ये चरवाहा समुदाय आज भी मौजूद हैं। उन्होंने नए रास्ते खोजे, समय के साथ अपने झुंड का आकार बदला, जानवरों की नस्लें बदलीं और आधुनिक दुनिया के साथ तालमेल बिठाने के नए तरीके ढूंढे। कुछ ने शायद बसना शुरू कर दिया होगा। हाँ, कुछ ने जमीन खरीदकर बसना शुरू कर दिया, तो कुछ ने व्यापार को अपना लिया। और शायद दुनिया का नजरिया भी अब बदल रहा है। बिल्कुल। अब कई पर्यावरणविद और अर्थशास्त्री भी ये मानने लगे हैं कि पहाड़ी और सूखे क्षेत्रों के लिए पशुचारण यानी पैस्टोरलिज्म जीवन का सबसे टिकाऊ और पारिस्थितिकी रूप से सही तरीका है। ये पर्यावरण के लिए भी सबसे बेहतर है। इन समुदायों के पास प्रकृति के साथ संतुलन में रहने का जो सदियों पुराना ज्ञान है, उसे अब पहचाना जा रहा है। तो वे अतीत के अवशेष नहीं है, बल्कि एक जीवन संस्कृति है जो आज भी संघर्ष कर रही है, बदल रही है और अपना अस्तित्व बनाए हुए है। उनकी कहानी हमें विकास के उस मॉडल पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है जो हर किसी को एक ही सांचे में ढालना चाहता है। आज की इस चर्चा से कुछ सवाल जरूर मन में आते हैं जिन पर हमें सोचना चाहिए। पहला, घुमंतू जनजातियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाना पड़ता है? उनकी इस निरंतर गतिशीलता से पर्यावरण को क्या लाभ होता है? दूसरा, औपनिवेशिक सरकार ने आपराधिक जनजाति अधिनियम जैसा कठोर कानून क्यों लागू किया? इसने चरवाहों के जीवन को कैसे बदला? तीसरा, मसाई समुदाय ने अपने चरागाह क्यों खो दिए? इसके पीछे मुख्य कारण क्या थे? चौथा, क्या आज भी विकास परियोजनाओं जैसे कि सड़कें, बांध या नेशनल पार्क के कारण लोगों को उनकी पारंपरिक भूमि से विस्थापित किया जाता है? और पांचवा, हम आधुनिक विकास और पारंपरिक जीवन शैली के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं? इन सवालों पर सोचिएगा और अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। उम्मीद है कि आपको आज की यह गहरी पड़ताल पसंद आई होगी। मेहनत करते रहिए और हमेशा सीखते रहिए। द्रोणा चैनल की तरफ से आपको आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।